अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबाद। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी इंटरव्यू नंबर 45। आज के इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेगेटिव सुपर एलिवेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सुपर एलिवेशन क्या होता है जी। सुपर एलिवेशन को ई से डिनोट करते हैं और सुपर एलिवेशन अगर हमारी कोई रोड चल रही है तो रोड का जो आउटर एज होगा ये वाला एज, आउटर एज जो है वो इनर एज की निस्बत ज़्यादा हाई होगा, यानी कि आउटर एज जो है वो हाई होगा विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो इसको कहते हैं जी सुपर एलिवेशन। इसको हम केंट भी बोल सकते हैं, इसको हम बैंकिंग भी बोलते हैं। और ये कितने परसेंट होता है, ये हमारा जो आउटर एज है ये कितने परसेंट हम जो इसको राइज करते हैं। ये अमूमन 7% से 10% तक जो है वो अमूमन ये सुपर एलिवेशन होता है, ठीक है। अब अगर हाईवे है, हाई स्पीड रोड है तो उसमें 10% होगा हिली एरिया वाली साइड पे। और नॉर्मल जो है हम इसको 7% रखते हैं, 1/15, ठीक है। और वापस क्वेश्चन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन था जी व्हाट इज नेगेटिव सुपर एलिवेशन। तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन है, सुपर एलिवेशन का क्या था कि आउटर एज जो है, ये वाला आउटर एज जो है ये रेज होगा, ठीक है, रेज होगा। जबकि नेगेटिव सुपर एलिवेशन के मतलब इनर जो हुआ है, जो इसकी इनर साइड होगी, अगर ऐसे रोड चल रही है तो इनर साइड जो है वो हाई होगी और जो आउटर साइड होगी, आउटर साइड का लेवल कम होगा इनर एज की निस्बत से। अब इसको ये किन जगहों पे हो सकता है नेगेटिव सुपर एलिवेशन, या मतलब इसकी कोई एग्जांपल अगर कोई पूछी जाए तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक हमारे पास ये रोड नहीं बल्कि ये रेलवे का ट्रैक जो है, रेल गुजर रही है, ठीक है, ये ट्रैक। और इधर से हमने एक ट्रैक मतलब जंक्शन से जो है ना एक ट्रैक ऐसे निकल गया, ठीक है। तो मतलब एक ही जगह से दोनों तरफ रास्ते निकल रहे हैं, इस साइड पे और इस साइड पे, ठीक है। अब इसी को हम अगर क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ये इस तरह पहाड़ चल रहा है ऐसे, बिलफर्ज हमारा लैंड सरफेस ये है, नेचुरल सरफेस लेवल ये है, इस तरह का है, ठीक है। तो इधर से हमने एक रोड हमने इस तरफ निकालनी है और एक रोड इस तरफ निकालनी है। रोड से मुराद ट्रैक कह सकते हैं, जो रेल के ट्रैक हैं। तो इसमें देखें जी, अगर हम इस साइड पे जाएंगे, ये इस साइड पे, अगर इस साइड पे जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव सुपर एलिवेशन, यानी कि सुपर एलिवेशन होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड पे अगर जाएंगे तो हमारी आउटर सरफेस ये होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम जाएंगे तो ये आउटर सरफेस होगी और आउटर सरफेस का लेवल भी ज़्यादा होगा, मतलब ये लेवल ज़्यादा है और नीचे वाला लेवल कम है, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये पॉजिटिव सुपर एलिवेशन होगा। अगर नेगेटिव सुपर एलिवेशन की बात करें तो अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो देखें लेवल तो इस तरह जा रहा है पहाड़ का, ठीक है। तो इसमें स्लोप तो इसी तरह की होगी, ठीक है, यानी कि इधर से हाई है और इधर से कम है, क्योंकि देखिए हमारे पास नेचुरल सरफेस लेवल भी तो इसी तरह का है ना। मतलब इस साइड पे हमारे पास लेवल ज़्यादा आ रहा है, उस साइड पे हमारे पास लेवल कम आ रहा है, लेकिन हमने कर्व उल्टी दे दी है तो इस वजह से हमारा नेगेटिव, यानी कि जो आउटर ये वाली जो आउटर स्लोप है ये लोअर होगी, इसका लेवल लोअर होगा। तो इसको हम नेगेटिव सुपर एलिवेशन बोलते हैं। नेगेटिव सुपर एलिवेशन जो है इसको अवॉइड किया जाता है। क्यों अवॉइड किया जाता है? क्योंकि अगर नेगेटिव सुपर एलिवेशन होगा तो गाड़ी या रेलगाड़ी के स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस जगह से अब देना मजबूरी है, लेकिन यहाँ से जब ट्रैवल करते हैं तो बड़ी एहतियात से गुजरना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ ए वर्टिकल कर्व। अच्छा, वर्टिकल कर्व से पहले हमने सुपर एलिवेशन डिस्कस कर रहे थे, इसको ई से डिनोट अगर करते हैं तो इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला है जी वी स्केयर अवर जी आर, ठीक है। अब अगर किलोमीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड है तो इसका फैक्टर जो है ई इज इक्वल टू वी स्केयर अवर 127 आर। ये सिंपल फार्मूला आप याद रख सकते हैं सुपर एलिवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी व्हाट इज दी वर्टिकल कर्व। अब वर्टिकल कर्व क्या होती है जी? हॉरिजेंटल कर्व तो ये है कि अगर हमारी कोई भी हॉरिजेंटली ये कर्व आ जाती है, ये कर्व आ गया, ये कर्व आ गया रोड में या किसी रेल के ट्रैक में, तो ये हमारी हॉरिजेंटल कर्व है। लेकिन हम अगर अगर हमारी जो है वो एलिवेशन चेंज हो रहे हैं, एलिवेशन चेंज होने से मुराद ये है कि ग्रेडियंट मेरा ऐसे ग्रेडियंट चल रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है और फिर ग्रेडियंट कम हो रहा है,
ठीक है। तो इधर जो ये स्लोप हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, एलिवेशन के हिसाब से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कर्व, ठीक है। अब ये इस साइड इस तरह की भी हो सकती है या फिर इस तरह की भी हो सकती है। मतलब अगर इस तरह की होगी तो ये इसको हम सैग कर्व बोलेंगे, या इसको हम कनकेव कर्व भी बोल सकते हैं। और अगर इस तरह रिज टाइप होगी तो इसको हम क्रेस्ट कर्व भी बोलते हैं, या फिर इसको हम कन्वेक्स भी बोलते हैं, कन्वेक्स कर्व। और वर्टिकल कर्व हमेशा हमें अचीव होती है दो डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट से, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रेडियंट जब मिलते हैं। इधर भी आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट नेगेटिव है, ठीक है। और ये वाला ग्रेडियंट जो इधर से ऐसे जा रहा है ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है, ठीक है। और इसी तरह अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट है। अगर ऐसे होगा तो ये हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, और इस तरह ये हमारा पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा, तो ये कर्व ऐसे होगी, ठीक है। दो डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट्स के मिलने से हमारा ये जो कर्व बनती है इसको हम वर्टिकल कर्व बोलते हैं। और याद रहे जी, जब हम कोई भी रोड को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें, या किसी भी रोड की अलाइनमेंट करते हैं तो अलाइनमेंट में दो किस्म की अलाइनमेंट्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में तो हम उसके रूट को डिस्कस कर रहे होते हैं, जबकि वर्टिकल अलाइनमेंट में एलिवेशन को डिस्कस किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द रिवेलिंग। रिवेलिंग क्या होता है जी? रिवेलिंग होता है कि अलग अलग होना, सेपरेट होना, और बड़ा ग्रेजुअली, बड़ा मतलब स्लो स्लो जो है वो सेपरेट होना। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइबर की बात करते हैं, मतलब कोई कपड़ा है, कपड़े की बात करते हैं, तो ये कपड़े के छोटे मतलब जो धागे होते हैं, धागों के मिलने से ऐसे कपड़ा बनता है, ठीक है। और कपड़ा जो है वो खराब जब होता है तो उसमें क्या होता है जी, उसमें फिर ऐसे धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, रिवेल होना शुरू हो जाता है, तो उसको भी रिवेलिंग बोलते हैं, ठीक है। वो फाइबर्स रिवेल होंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ये जो रिवेलिंग है ये रोड्स में ज़्यादातर इसको हम लेते हैं कि रोड की टॉप सरफेस जो है और उसमें जो बाइंडिंग हमने पूरे मटेरियल को बाइंड किया होता है, बाइंडिंग मटेरियल एसफॉल्ट कंक्रीट टॉप पे हमने बिछाई होती है, तो एसफॉल्ट कंक्रीट जो है वो मसलसल लोड लगने की वजह से, मतलब इस रिवेलिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब एक लोड बार बार लगते रहना, लगते रहना, लगते रहना। तो लोड बार बार लगता रहेगा तो उससे क्या होगा, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो ये डिफेक्ट है, इससे क्या होगा, रोड की टॉप सरफेस के ऊपर जो भी हमारी बजरी शजरी होगी या कंक्रीट, एसफॉल्ट कंक्रीट होगी, उसके अज्जा जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं जी रिवेलिंग। अब ये रिवेलिंग होता क्यों है जी, क्या वजह हो सकती है? देखें, रोड बनी है तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं सर फॉल्टी डिज़ाइन की वजह से रिवेलिंग हो सकती है, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, फिर फॉल्टी मटेरियल या फिर इम्प्रॉपर मटेरियल जो है उसकी वजह से, या अंडर क्वालिटी मटेरियल उसकी वजह से हो सकती है, वर्कमैनशिप अच्छी नहीं है उसकी वजह से हो सकती है, कंपैक्शन या बाइंडिंग अच्छा नहीं है, ठीक है, और वाटर टेबल हाई है उसकी वजह से हो सकती है, ड्रेनेज का जो है वो प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है उसकी वजह से हो सकती है। मतलब कि जो डिफेक्ट है वो किसी भी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द एलिगेटर क्रैक्स। अब एलिगेटर क्रैक्स भी जो है वो रोड के ऊपर होते हैं। एलिगेटर से क्या मुराद होता है? एलिगेटर से मुराद है कि मगरमच्छ, और मगरमच्छ मतलब ऐसे ऐसे क्रैक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे क्रैक्स हो गए, ऐसे क्रैक्स हो गए, मतलब मगरमच्छ की जो चमड़ी होगी उस तरह के क्रैक्स जो है ना वो होंगे। तो इसी वजह से जो है ना वो इसको एलिगेटर क्रैक्स कहा जाता है, ठीक है। आप ये देखें, ये क्रैक्स रोड के ऊपर जो है इसको एलिगेटर क्रैक बोला जाएगा। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डेप्थ ऑफ द रोड एम्बैंकमेंट। अब रोड एम्बैंकमेंट क्या होता है? ये अगर एम्बैंकमेंट है, ठीक है, इसको हम हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये अब इसका जो है डेप्थ कितनी होगी या हाइट कितनी होगी ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो सिंपल सा आंसर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम उस एरिए का जो है ना वो हाई फ्लड लेवल जो है वो देखेंगे। अब हाई फ्लड लेवल हमारे पास बिलफर्ज इतना आ गया, ठीक है, ये हमारा हाई फ्लड लेवल है, हाई फ्लड लेवल।
हाई फ्लड लेवल में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम कैनाल डिज़ाइन कर रहे हैं तो हाई फ्लड लेवल में हमने फ्री बोर्ड दे दिया। फ्री बोर्ड है 3 फुट का, या इसको आप 1 मीटर कह सकते हैं, 3 फुट या 1 मीटर। तो सिंपल आंसर है, आप इंटरव्यूअर को आप कह सकते हैं सर रोड की बात, रोड की हो रही है तो रोड की एम्बैंकमेंट की हाइट एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि जो उस एरिया के हाई फ्लड लेवल है उसमें जो है वो 3 फुट ऐड कर दें या उसमें 1 मीटर ऐड कर दें, ठीक है। तो वो हमारे पास उसकी हाइट होनी चाहिए एम्बैंकमेंट की। या अगर हम नॉर्मली, क्वेश्चन है कि नॉर्मली आपके एरिया में जो है उसकी हाइट कितनी दी जाती है, तो उस सूरत में अगर तो हमारी लोकल कोई रोड है तो उसमें हम 2 से लेके 5 फुट तक जो है वो हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं, 2 से 5 फुट तक नॉर्मली। लेकिन हाईवे है, अगर कोई जो है वो जो है ऐसा एरिया है जहाँ फ्लड आने के चांसेस होते हैं या कभी फ्लड गुजरा हुआ हो, तो इस एरिया में जो है 5 से 10 फुट एम्बैंकमेंट बनाया जाता है एटलीस्ट। अदरवाइज जो है वो आपके हाई फ्लड लेवल से 1 मीटर तक हाई होना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हाई फ्लड लेवल से 1 फुट हाई करेंगे तो आपको शायद 20 फुट का बनाना पड़ जाए, ठीक है। तो सिंपल आंसर तो यही होगा कि हाई फ्लड लेवल हमने देखना है उस एरिया का, और यही हमारा जो आश्टो के कोड है, कोड भी यही बताता है, ठीक है। आश्टो आश्टो का कोड भी यही बताता है कि उस एरिया का हाई फ्लड लेवल देखना है और उससे 1 फुट या 1 मीटर या 3 फुट उसका हाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, वाटर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। वाटर के रिसोर्स क्या हैं पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले तो जो है, जो हमारे 5 दरिया आके मिल रहे हैं, 5 दरियाओं का पानी जो है ना, वो इंडस, जेहलम, चेनाब, रावी और सतलुज। तो इनका जो वाटर होगा ये हमारे वाटर रिसोर्स है। इसके अलावा रेन वाटर जो है वाटर रिसोर्स है, स्नो मेल्टिंग और ग्लेशियर्स, और इसके अलावा अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में डैम्स, हमारे पास मंगला डैम है, तरबेला डैम है, बैराजेस हैं। तो ये सारे के सारे हमारे रिसोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के जो है वो अंडरग्राउंड वाटर, ये हमारा वाटर रिसोर्स है। मतलब कि दरियाओं का पानी, बारिश का पानी, ग्लेशियर का, स्नो मेल्टिंग का, डैम्स का, बैराजेस का, फिर अंडरग्राउंड सारा पानी जो है ये हमारे रिसोर्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्लो ऑफ द इंडस रिवर। अगर इंडस रिवर की बात करें, इसके फ्लो की बात करें तो इंडस रिवर जो है ये तिब्बत से आता है और ये लेक मानसरोवर से आता है, ठीक है। लेक मानसरोवर तिब्बत से पानी यानी चाइना से होता हुआ आ, इंडिया में आता है, इंडिया से फिर पाकिस्तान में आता है। फ़्लो की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, फिर पंजाब, फिर सिंध, तो जो है फिर जाके अरेबियन सी में जाके मिलता है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। और इसकी इसके इसके फ़्लो की बात करें तो 90 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है इधर से जो है वो चलता है, ठीक है। 90 मिलियन एकड़ फीट से 92, 3, 4, 5 इतना जो है ना, ये इसकी रेंज है मिलियन एकड़ फीट में। अब पाकिस्तान के पास अगर टोटल स्टोरेज या टोटल मिलियन एकड़ फीट में पानी कितना है, पानी पाकिस्तान के पास लगभग 142, 143, 4, 5 कह लें, वन इतना ही है। 142 किसी जगह पे आपको मिलेगा, 144 एग्जैक्ट नहीं है। 140 से लेकर 145 मिलियन एकड़ फीट जो है ना वाटर हमारे पास है, जिसमें से इंडस का जो है वो 90, 92, 93, 95 तक है। और इस तरह चनाब की बात करें, पहले झेलम की बात कर लेते हैं, इंडस के बाद झेलम आता है। झेलम में जो है वो 26, 23, 4, 5, 6 ये इतने मिलियन एकड़ फीट है। और चनाब की बात करें तो ये 29 मिलियन एकड़ फीट होगा, ठीक है। और इन तीनों को आप जमा भी करेंगे तो 145 ही बन जाएगा। तो ये 2-3 मिलियन एकड़ फीट जो है ना, तमाम का जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। अब जी इंडस रिवर की बात हो रही है तो इंडस रिवर जैसे ही पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तान में सबसे पहले इसके ऊपर अब कतज़ारा डैम प्रपोज्ड है, उसके नीचे फिर बुंजी डैम है, फिर जी बाशा डैम है। बाशा डैम 4500
मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। उसके बाद दासू डैम है 4320 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। उसके नीचे फिर आगे जी तरबेला डैम है। इसी तरह बैराजेस की बात करें तो जी जना बैराज है, चश्मा बैराज है, तौंसा बैराज है, फिर गुड्डू बैराज है, सखर बैराज है और फिर कोटरी बैराज है। ठीक है, तो ये सारा फिर आगे जाके ये अरेबियन सी में पानी जो है ना मिल जाएगा। तो ये था जी इंडस रिवर। देखें इसी से क्वेश्चन निकला है ना कि हाइड्रो पावर कैपेसिटी जनरेशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब क्वेश्चन हमने तरबेला का जिक्र किया या फिर हमने दासू बादशाह का जिक्र किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी कितनी, पाकिस्तान जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है हाइड्रल पावर से, ठीक है, पानी से। तो उसमें अभी तक तो हम जो है ना ऑलमोस्ट जो है वो 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मेजर हम जो है वो तरबेला कह लेते हैं। 4,888 जो है वो तरबेला का है और मंगला की बात करें तो 1,1200 तक। ठीक है, 1130 मेगावाट, क्योंकि ये 1000 से जो है वो उसकी मॉडिफिकेशन हो रही है, कैपेसिटी को इन्हांस कर रहे हैं। ठीक है, इसी के अलावा नीलम की बात करें तो 969 मेगावाट ये है। ठीक है, 5 6 7 7 हज़ार तो लगभग यही बन गया ना। ठीक है, तो छोटे मोटे और भी डैम हैं। कहीं पे 84 मेगावाट का डाउन स्ट्रीम मंगला पे है, फिर 22 मेगावाट का रसूल है। फिर इसी तरह छोटे छोटे जितने भी पावर हाउसेस हैं उसको भी वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये 10,000 मेगावाट है। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर ये 10 से जो है 20-22 हज़ार तक जा रही है। ठीक है, 4,320 दासू की है, 4500 बादशाह की है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये 20,000 को से भी क्रॉस कर जाएगी, मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब इधर से ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया तरबेला या मंगला से कि तरबेला और मंगला कितनी वाटर स्टोरेज करता है, पानी कितना स्टोर करता है। ठीक है, और पाकिस्तान पूरा जो है वो कितनी वाटर को स्टोर कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें टोटल था 150 मिलियन एकड़ फीट जो हमारे पास वाटर है, जो हम जो है वो चलता चलता यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें से हम कितना वाटर है जो उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर ड्राई सीजन में उसको यूज़ करते हैं। तो इसका इस 145 का जस्ट 10%, तो 10% कितना होता है जी 14.5। तो जी 14 मिलियन एकड़ फीट पानी हम जो है ना अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसलिए बोला कि हर साल अगर मंगला की बात करेंगे तो उसमें सिल्टेशन आ जाएगी, उसकी कैपेसिटी कम होगी। तरबेला की कैपेसिटी सिल्ट की वजह से कम होती आ रही है। ठीक है, तो ये 10% जो है वाटर हमने जस्ट स्टोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कंट्रोवर्शियल डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सा डैम है जी कंट्रोवर्शियल? एक तो मतलब काला बाग डैम ही है मेन। अब काला बाग डैम जो है इसमें सिंध को क्या इशू है और इसमें केपी को क्या इशू है। ठीक है, अगर तो बात करें केपी की तो केपी ये कहता है कि नौशहरा सिटी जो है वो डूब जाता है इसके बनने से। ठीक है, सही हो गया। अब इसमें जो है जब इसका डिज़ाइन किया जा रहा था काला बाग का तो इसमें पहले 300 फीट जो है हाइट रखी गई थी बेड से। ठीक है, और जिससे जो है वो नौशहरा के डूबने के चांसेस थे और जिस पे जो है वाटर इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होनी थी 5,000 मेगावाट। ठीक है, और फिर इसका डिज़ाइन चेंज किया गया 300 से कम करके 256 फीट तक किया गया और जिससे जनरेट होनी थी 3600 मेगावाट। ठीक है, और बदकिस्मती से ये भी जो है वो अब तक ना बन सका। ठीक है, और इसी तरह सिंध की बात करें तो सिंध को क्या इशू है? सिंध का इशू ये है कि सिंध ये क्लेम करता है कि मुझे आज तक पानी पूरा नहीं मिला। पानी पूरा मतलब कोई तो रेफरेंस होगा, जो कोई तो पैमाना होगा जिससे हम जो है वो मेजर कर रहे हैं कि हमें पानी पूरा नहीं मिला। तो वो है जी 1991 का कार्ड, वाटर कार्ड। वाटर कार्ड के मुताबिक शेयर है, पंजाब की बात करें तो 55.94 है, सिंध की बात करें 48 पॉइंट समथिंग है, फिर केपीके की बात करें तो 8 पॉइंट समथिंग है, फिर बलूचिस्तान की बात करें तो 3.9 समथिंग यानी कि 4 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी शेयर। तो जो 48 पॉइंट समथिंग बन रहा है सिंध का, सिंध कहता है कि मुझे ये 48 जो है 91 से लेके आज तक मुझे यही नहीं मिला। तो
तो जब यही नहीं मिला तो वाटर पहले स्टोर हो जाएगा ऊपर, जब स्टोर हो जाएगा तो वो अपस्ट्रीम वाले एरियाज जो है ना वो ज़्यादा वाटर ले लेंगे क्योंकि स्टोर कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा हक मारा जाएगा। तो जी ये वजह है जिसकी वजह से आज तक ये डैम कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, विच डैम इज प्रपोज बाय द रशियन कंपनी। अब रशियन कंपनी ने कौन सा डैम जो है वो प्रपोज किया। अब एग्जैक्ट तो नहीं इसका मुझे पता, लेकिन सर्च करने पे मुझे ये दासू हाइड्रो पावर प्लांट जो है प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोजल रशिया की तरफ से थी। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, लेटेस्ट वाटर रिसोर्सेज कन्फ्लिक्ट इन यूरोप। अच्छा ये जो पानी के कन्फ्लिक्ट हैं ये आज से नहीं है, ये हज़ारों साल पहले से भी वाटर के कन्फ्लिक्ट थे, और आज बल्कि हमारी जो वर्ल्ड वॉर 3 4 आगे जो वॉर होनी है वो भी वाटर पे ही होंगी। अब जो पानी पे पुरानी जंगें हैं, मेरा ख्याल है 1191 की है, 1192 की है, पानीपत की जंग, ठीक है, तो ये जंगें सारी पानी पे ही हुई थी। अच्छा जी चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्या है जी क्वेश्चन, कौन सी कन्फ्लिक्ट है यूरोप में वाटर का कन्फ्लिक्ट। इसमें जी स्पेन और पुर्तगाल में वाटर के रिवर शेयरिंग का इशू है, वो उनका कन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा जी अल्पाइन ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, अब ये अल्पाइन ग्लेशियर है ना ये मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, मेल्ट होके इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं और इधर भी जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो एक साइड पे इटली है, एक साइड पे स्विट्जरलैंड है और एक साइड पे जो है ऑस्ट्रिया है, ठीक है, तो इसका भी एक डिस्प्यूट है कि वो मेल्ट होंगे, वाटर जाएगा, किसका शेयर कितना है, और ये भी इस पे भी एक काफ़ी जो है वो डिबेट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज़ द एक्वाफर। एक्वाफर क्या है जी, एक्वाफर होता है कि ये हमारा NSL है, ये लेवल है, तो ज़मीन के लेवल्स के नीचे जो है ये हमारा जो है ये वाटर मौजूद होगा, ठीक है, ये हमारा एक कन्फाइंड बेड है, यानी कि ऐसा बेड जिससे पानी पेनिट्रेट होकर नीचे नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन ये वाला जो वाटर है इस एरिया में जितना भी वाटर होगा उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करें तो ये जितना भी वाटर होगा इस एरिया में, ठीक है, अब इसको हम ऊपर बाहर निकाल सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें जी अनकन्फाइंड एक्वाफर, अनकन्फाइंड एक्वाफर कौन सा होगा जी, ज़मीन के नीचे लेयर, ये सारी ज़मीन के नीचे लेयर जो कि पानी रखती है, ठीक है, लेयर विच होल्ड द वाटर, ठीक है, इसको हम कहते हैं अनकन्फाइंड एक्वाफर। अनकन्फाइंड मतलब इधर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये फिर कन्फाइंड बेड होगा, कन्फाइंड बेड मतलब इम्परवियस। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन एक्विक्लूट। एक्विक्लूट क्या होता है जी, ऐसी लेयर होती है जिसमें से वाटर पास नहीं कर सकता, यही लेयर कह लें, ठीक है, ये वाली जो लेयर है इसमें से वाटर क्रॉस नहीं कर सकता, और इस लेयर को बोलते हैं जी एक्विक्लूट, ठीक है, ये होगा, ये एक्विक्लूट होगा। इसके ऊपर वाला पानी तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये वाला पानी जो है एक्विक्लूट को क्रॉस नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होता है कि वाटर यानी कि मेजर्स ऑफ हाउ इजी वाटर कैन मूव थ्रू द सॉइल रॉक, सॉइल और रॉक, मतलब कि सॉइल में से पानी जो है वो कितना आसानी से गुजर सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ये सेम सेम है परमेबिलिटी के, ठीक है, परमेबिलिटी भी यही होता है कि ज़मीन या मिट्टी की वो सलीए वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें से वो कितनी आसानी से गुजर सकता है पानी, वो परमेबिलिटी होता है। लेकिन परमेबिलिटी में जस्ट सॉइल डिपेंड कर रही होती है, सॉइल की नेचर डिपेंड कर रही होती है, जबकि कंडक्टिविटी की बात करें तो इसमें सॉइल और प्लस वाटर, यानी कि वाटर के ऊपर लगेगा जो प्रेशर या पीछे कितनी स्पीड के साथ पानी आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है जी, ग्रेडियंट तो वैसे ही एक स्लोप होती है, स्लोप को ग्रेडियंट बोलते हैं, और ग्रेडियंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट का ये फार्मूला है
आई इज इक्वल टू एच ओवर एल। एच क्या है जी, हाइट है या एलिवेशन है, डिवाइडेड बाय एल क्या है जी, एल का मतलब है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी है और इसकी जो है वो फर्स्ट पॉइंट या दूसरे पॉइंट के दरम्यान जो है वो कितना रेज हुआ वो है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात हो रही है तो वाटर की लाइन होगी। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वैसे इसका एक और हम देखें तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में प्रेशर एनर्जी होगी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो हाइट की वजह से होती है, वाटर के हेड की वजह से होती है, और प्रेशर एनर्जी क्या होती है, जो वाटर के प्रेशर की वजह से होती है। इसमें वेलोसिटी ऐड नहीं होगी। तीन किस्म के हेड होते हैं या तीन किस्म की एनर्जीज होती हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक प्रेशर एनर्जी और एक वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐड नहीं होगी, जस्ट प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी ऐड होगी, इन दोनों का हेड ऐड होगा। तो इससे बनने वाली जो लाइन होगी उसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलेंगे। ये जेड जो है, जेड जो है ये पोटेंशियल एनर्जी होगी और पी ओवर डब्ल्यू ये होता है हमारी प्रेशर एनर्जी, ये फार्मूला है। ठीक है, प्लस वी स्केयर ओवर 2g। ठीक है, ये है जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऐड नहीं होगी, जस्ट ये दो एनर्जीज ऐड होंगी और इससे मिलने वाली लाइन, अब ये लाइन है इसकी, ठीक है, और ये पॉइंट है दूसरा। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज दी प्लंथ प्रोटेक्शन। प्लंथ प्रोटेक्शन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लंथ प्रोटेक्शन क्या करती है, जो रेन वाटर होता है उसको फाउंडेशन में जाने से बचाती है और स्ट्रक्चर को डैम्पनेस से बचाती है। ये प्लंथ प्रोटेक्शन होता क्या है, किसी भी बिल्डिंग के बाहर ये जो रेजिडेंशियल जो है, ये गवर्नमेंट की जितनी रेजिडेंस होगी उसके बाहर आपको ये मिलेगा। ठीक है, बाहर वाली तरफ एक्सटर्नल साइड पे ये आपको एक कंक्रीट की स्लैब मिलेगी 3, 3.5, 4 फुट की। ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी होगी, ये 3 इंच की होगी, 75 mm की होगी और ये पीसीसी की होगी। और इसका क्या पर्पस होता है कि पानी जो है इसके ऊपर अगर हिट करता है तो ड्रेन आउट होके फाउंडेशन की तरफ ना जाए बल्कि बाहर वाली तरफ जाए, तो जिसको बोलते हैं जी प्लिंथ प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्टिकल डीपीसी एंड एप्लीकेशन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस इंटरव्यू में। वर्टिकल डीपीसी क्या होती है, अगर जिस जगह पे हमारा फ्लोर लेवल चेंज हो रहा होता है वहाँ पे हम वर्टिकल डीपीसी प्रोवाइड कर देते हैं। वर्टिकल डीपीसी नॉर्मली 1:3 रेशियो होती है और एक लेयर या 2 लेयर्स में हम इसको लगाते हैं, 2 लेयर्स में अमूमन। तो ये 12 बल्कि ये 25 mm का होता है। 25 mm मतलब 1 इंच। 1 इंच इसकी क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है। और इसको मजबूत वाटर प्रूफ करने के लिए वाटर प्रूफ एजेंट इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के पाउडर्स भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेथड ऑफ द एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन के कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, अब अगर आप एस्टिमेट लगा रहे हैं तो एस्टिमेट में जो है वो सेंटर लाइन मेथड हो सकता है और इसके बाद जी क्रॉस सेक्शनल मेथड है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है या प्लिंथ एरिया मेथड है या यूनिट रेट मेथड है, ये सारे मेथड हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, तो एस्टिमेट की टाइप्स में पीरियड ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट है, डिटेल्ड एस्टिमेट है, रिवाइज्ड एस्टिमेट है, तो ये है। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।